अभी फिर एक प्रोग्राम करके ये कहा है कि जो आज़ादी के नारे लगाएगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको जो रोज़ाना ख़बरें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं और टेलीविज़न चैनल्स पर आप देखते हैं, स्क्रीन पर, सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ आप देखते हैं, बहुत सी ख़बरें फिर भी आप तक नहीं पहुंच पाती हैं और ख़बरों के पीछे क्या कुछ हो रहा है वो नहीं पहुंच पाता है। हम इस कार्यक्रम में, जिसका नाम आपके रूबरू हमने रखा है, कुछ ऐसे जानकार लोगों को आपके सामने हम लाते हैं जो कुछ ख़बरों के पीछे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं वदूद साजिद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कानून की ख़बरों पर वो काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। अब से पहले भी मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आप आ चुके हैं कई एपिसोड्स में। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वदूद साजिद साहब से, वो ये कि अभी हाल ही में शाहीन बाग और इस तरह के दूसरे प्रोटेस्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का नोटिस दिया है सरकार को जवाब देने के लिए। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहुत से जो पुलिस ने ज़्यादतियाँ की थी, बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया था, उनमें भी लोग वो मजबूरन उन्हें छोड़ने पर वो मजबूर हो गए हैं। हालात हुकूमत अपने अंदाज में ताकत का ऐसा लगता है बेजा इस्तेमाल करती है, फिर उसके बाद कानून उनको कहीं ना कहीं कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, या कभी कभी ऐसा शक होता है कि ढील देने की कोशिश की जाती है। वदूद साजिद साहब, आप बताइए कि अब सूरत हाल क्या है जो ये नए वाक़यात हो रहे हैं। हर दिन ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क की तरक्की रुक गई और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझाए हुए हैं, जिसमें रोज़ाना लोग तारीख़ें याद रखते हैं, किस दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, हाई कोर्ट में क्या होने वाला है, मुल्क कैसे आगे चलेगा, और ये जो तब्दीलियाँ रोज़ बरोज़ हमारे सामने आ रही हैं उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लीगल साइड में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं CAA के ख़िलाफ़, और फिर जो NRC का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का उसके ख़िलाफ़, और NPR का जो प्रोग्राम है उसके ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये तारीख़ है कि किसी एक इशू पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी संख्या में पटिशन्स फाइल की गई हूँ। 144 पटिशन्स हैं कुल जो अभी तक हो चुकी हैं। इससे पहले 60 पटिशन आ गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि आप इनका जवाब दीजिए। लेकिन जो 22 जनवरी को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बात सामने आई कि हुकूमत ने उन 60 पटिशन्स में से अक्सर का जवाब तैयार नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर हल्की सी नागवारी भी थी कि आपने जवाब तैयार नहीं किया है। हुकूमत ने कहा कि हमें कुछ ज़्यादा वक्त चाहिए, यानी कि ज़्यादा वक्त से मुराद है कि वो 2-3 महीने चाहते थे। लेकिन 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस बोबडे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और संजीव खन्ना, उन्होंने, बेंच ने हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया, सिर्फ 4 हफ्तों का वक्त दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि भाई चूँकि पटिशन्स बहुत ज़्यादा हैं, 144 पटिशन्स हैं, और यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन के तौर पर कोई एप्लीकेशन, कोई कागज़ दाखिल हो जाता है, तो फिर उसको कहते हैं कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक कानूनी दस्तावेज़ बन जाती है। और अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो हुकूमत को उसको पढ़कर उसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। यानी हुकूमत जो है वो बाउंड हो जाती है, मजबूर है उसको मजबूर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही पेश नज़र रखते हुए, चूँकि 144 पटिशन्स हैं और हर पटिशन को पढ़ना है और जवाब देना है, चाहे ज़्यादा या छोटा, कम या ज़्यादा, जो भी जवाब हो वो देना है। तो सिर्फ 4 हफ्तों का वक्त दिया है। और हुकूमत ने एक मुतालबा और किया था कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, यानी कि देश की जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, उसमें भी NRC, NPR और CAA के ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस हैं। तो हुकूमत बहुत दिनों से मुतालबा करती आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से, पिछली तारीख पे भी किया था, मांग की थी कि साहब आप हाई कोर्ट्स को रोक दीजिए कि वो सुनवाई ना करें। चूँकि हुकूमत को ये डर था, और हुकूमत ने कहा भी कि ये हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट
कोई और फैसला दे, दूसरी हाई कोर्ट कुछ और फैसला दे दे। उसके इम्कान हमेशा होते हैं। और उसके इम्कान होते हैं, चूँकि हर रियासत का अपना अलग मामला है और हर स्टेट की एप्लीकेशन किस तरह से दायर की गई है वो देखने वाली बात। जज के मिजाज पर भी बहुत, जज के मिजाज पे होता है। तो हुकूमत को शायद एक डर था कि हाई कोर्ट्स इसमें कोई बहुत सख्त रुख इख्तियार कर सकती हैं, एक या दो हाई कोर्ट भी कर लेती। मिसाल के तौर पर आसाम है, आसाम का इशू बहुत गर्म है और आसाम के लोगों का जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट वहीं से शुरू हुआ। प्रोटेस्ट वहीं हो रहे हैं और जो आसाम के लोगों की मांग है वो बहुत जस्ट और जायज़ है। उनके यहाँ ना तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, उन्होंने कहा हम तो किसी भी बाहर के आदमी को रखेंगे नहीं, उससे हमारे कल्चर पे असर पड़ेगा और जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो पहले ही बहुत कम है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है पहाड़ी इलाकों में, तो उस पर असर पड़ेगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हाई कोर्टों पे सुनवाई पे रोक लगा दी। लेकिन हुकूमत ने ये मुतालबा भी किया था कि साहब आप ये कह दीजिए कि फर्दर पटिशन्स ना आए। 144 पटिशन आ गई और कोई ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात उनकी नहीं मानी और ये कहा कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हम लोगों के जो है हक तलफी करेंगे। वो तो जो बेसिक राइट है उसका। और तो स्टे जो नहीं मिला उनमें से एक वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बयान की है कि अगर हम बग़ैर सुने स्टे दे दें, 144 पटिशन है बहुत ज़्यादा हैं, उनको जजों को भी पढ़ना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पढ़ना है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम स्टे दे देंगे तो हो सकता है कि कोई और पार्टी फिर एक दाखिल करे पटिशन और कहे कि साहब आप हमें भी सुनिए और आपने स्टे कैसे दे दिया। तो अब देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि साहब आप वक्त ज़्यादा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त ज़्यादा नहीं दिया। उसने मुतालबा किया था कि आप फर्दर पटिशन्स पे पाबंदी लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। और इसी तरह मुखालिफ पार्टियों ने मुतालबा किया था कि स्टे दे दीजिए, स्टे नहीं दिया। इसी तरह से मुखालिफ पार्टी ने जिन्होंने पटिशन फाइल की थी उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा साहब आप स्टे नहीं देना चाहते तो आप कम से कम ये कह दीजिए कि जो स्टेट्स ने और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो NPR का सिलसिला शुरू कर दिया है या और यहाँ तक कि CA का भी कर दिया, अभी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, ज़ाब्ते नहीं बने हैं, लेकिन उस पर काम शुरू कर दिया। 35,000 उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं कि जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यूपी में। तो उस पर रोक लगा तो पटिशन फाइल करने वालों ने कहा था कि साहब आप उस पर रोक लगा दीजिए और अगर आप स्टे नहीं देते तो कम से कम ये कह दीजिए कि गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है कार्रवाई ये सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके मुताबिक होगा। अगर फैसला आया कि नहीं ये गलत है तो फिर वो कल अदम कार्रवाई हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जहाँ तक मेरी मालूमात है कानून की यही होता है कि जब हम सुन रहे हैं और कोई फैसला देंगे तो जो भी कार्रवाई की होगी वो कलअदम हो जाएगी। तो एक बात तो समझ लीजिए अच्छी तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भले ही ना दिया हो लेकिन पटिशन्स एक्सेप्ट कर ली हैं और ऑल 144 सारी 144 की 144 एक्सेप्ट कर ली हैं। तो ये बात समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस कर लिया है कि पटिशन फाइल करने वालों की बात में दम है और जो कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है और उस पर रिव्यू हो सकता है। तो अब एक और बात समझने की है जिसको लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत बुरा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दे दिया, हालांकि वो कपिल सिब्बल की मांग थी यानी पटिशन फाइल करने वाले की कि इसको लार्जर बेंच के हवाले भी किया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ ये भी मुमकिन है। तो अब हो सकता है कि अगली सुनवाई से पहले 5 जजों की बेंच जो है वो तश्कील दे दी जाए, बना दी जाए, फॉर्म कर दी जाए। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत बुरा हुआ। ये असल में क्या है कि 5 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, उसका फैसला बहुत जल्दी वो नहीं किया जा सकेगा उसको और वो कानून बन जाएगा। 5 जज जब सुन के कोई फैसला देते हैं तो वो कानून बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो जी हाँ बेंच कहा जाता है। लेकिन बस एक ज़रा सी बात है कि 5 जजों के पास अगर ये केस चला गया तो इसकी सुनवाई बहुत डिटेल से होगी, बहुत तफसील से होगी, जो 3 जजों की बेंच में नहीं होती। तो यहाँ भी प्रोटेस्टर्स को इत्मीनान रखना चाहिए कि ये बात भी सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अच्छी नहीं है
ये उसके हक़ में अच्छी नहीं है, क्योंकि उसको फिर डिटेल से ही जवाब भी देना है। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि स्टे नहीं दिया, जवाब देने के लिए कहा, ज़्यादा वक्त नहीं दिया, 4 हफ्ते दिए, तो 4 हफ्तों में 144 पटिशन पढ़नी है, और जो 60 पहले से, इन्हीं 144 में से जो 60 पहले से गवर्नमेंट को दे दी गई थी कि आप इन पर जवाब तैयार कीजिए, गवर्नमेंट ने जवाब तैयार नहीं किया जी। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं है। हाँ, और वो टलाने वाले लिहाजा प्रोटेस्टर्स को और जो CAA के ख़िलाफ़ हैं, NRC के ख़िलाफ़ हैं, उनको ये इत्मीनान रख लेना चाहिए कि जो मुतालबा पूरे मुल्क के अवाम प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से कर रहे थे कि आप साफ साफ बात बताइए और गारंटी दीजिए और लिख के दीजिए, ना वो साफ साफ बात बता रहे हैं, ना वो गारंटी दे रहे हैं, बल्कि वो झारखंड में जाके और दूसरी जगहों पे जाके ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, हम 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन अब ये डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं चलेगी कि साहब आप मतलब 144 पटिशन पर ये जवाब गवर्नमेंट नहीं दे सकती कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम पीछे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अदालत में नहीं चला, अदालत में ये जवाब देना होगा कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं, ये बताना होगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और दूसरी बहुत से आर्टिकल के तहत। और वो है अभी अब तक नहीं बताया, वो अब तक नहीं बताया, 60 में नहीं बताया, तो अभी जो 144 हैं गवर्नमेंट नहीं बता पाएगी, और जो भी जवाब देगी बहरहाल जवाब तो देना है, तो वो इज्जत माब ऑनरेबल जजेस के सामने होगा और वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। इसलिए प्रोटेस्टर्स इत्मीनान रखें, इस पर जो है एक्शन होगा। अब हम आगे एक बात करते हैं कि कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब हम आपसे स्टे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन चंद हफ्तों के लिए प्रोसेस रोकने की आप हिदायत दे दीजिए। तो दूसरी पार्टी ने कहा कि ये तो स्टे ही जैसा होगा। तो उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 70 साल से ये नहीं हुआ था, 70 साल तक आपने इंतज़ार किया, चूँकि गवर्नमेंट भी ये कहती है कि 70 साल से शहरियत नहीं दी, जो परेशान है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं अदर कंट्रीज़ की। तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने और रुक जाएं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है। और एक बहुत अहम बात कही, देखिए प्रोटेस्टर्स को समझना चाहिए, पूरे देश को समझना चाहिए, बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पे कोई ऐसी राय नहीं देनी चाहिए कि जो ठीक ना लगे। मसलन अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने ये कहा कि हुजूर जो नुकसान हो जाएगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, यानी उसे आप पलट नहीं सकते, जो नुकसान हो जाएगा उसकी कंपनसेट नहीं कर सकेंगे, तो या जो कार्रवाई हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो इरिवर्सिबल ना हो। तो यकीन रखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत डिटेल से उसको सुनेंगे, और उम्मीद है कि देश जो चाहता है वही होगा, चूँकि देश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चाहता है, और पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा है। पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त जहाँ जहाँ आप जाएंगे प्रोटेस्ट में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मिलेगी और तिरंगा मिलेगा, अपना झंडा, बाबा साहब अम्बेडकर फोटो, और इसके सिवा आपको हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर लोग ये कहते होंगे साहब ज़्यादातर प्रोटेस्ट मुसलमानों ने अरेंज किए हैं, तो वहाँ हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई थैले भर भर के उनके लिए ला रहे हैं सामान, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पूरी हमदर्दी के साथ आ रहे हैं। तो ये कोई एक और अच्छी बात हुई कि सीनियर वकील राजीव धवन भी इस बहस में है। जी अच्छा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा, राजीव धवन जो अयोध्या वाले केस में थे, तो वो बहुत सीनियर वकील हैं। हाँ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि हुजूर फिर तो ऐसा किया जाए कि जो इरिवर्सिबिलिटी है, यानी कि कोई आगे कदम बढ़ जाए फिर उसको वापस लेना है, तो प्राइमरी तौर पर उस पर बहस की जाए। तो जजों ने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी बहस होगी कि अगर हुकूमत इतने आगे बढ़ गई है तो उसकी इरिवर्सिबिलिटी कहाँ तक पॉसिबल है। सही। तो अभी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं और नस्लें याद रखेंगी, इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं उनको इतनी सजाएं दी जाएंगी कि उनकी नस्लें याद रखी जाएंगी।
वहाँ अब क्या हो रहा है, अब क्या सूरत है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया है कि यूपी में तो इस वक्त बिल्कुल गुंडा राज है, कानून का कोई राज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाट वाले इशू जहाँ का चीफ मिनिस्टर अपने खिलाफ केसेस वापस ले ले, जी जी, तो वहाँ गुंडा राज तो और से ज़्यादा क्या हो? सुप्रीम कोर्ट की जिस रूलिंग का ये लोग सहारा ले रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर रहे हैं, ये कहकर कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया है प्रॉपर्टीज़ को, और जिसका कोई ना सबूत है, ना अदालतों में कोई चार्जशीट है, ना बहस है, और लोगों को मारा पीटा गया है ज़बरदस्ती, उनसे बयानात लिए गए हैं, सादे कागज़ पे दस्तखत कराए गए हैं। कुछ लोगों को तो इतना डरा दिया कि वो पैसे भी दे दिए उन्होंने, कुछ लोगों ने जी, और वो पैसे भी जमा करके दे दिए हैं। तो ये सरासर कानून के खिलाफ है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, बल्कि बाकायदा उसके रूल्स फ्रेम किए हैं कि उसका ज़ाब्ता है क्या क्या होगा, और वो भी अदालत के थ्रू होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता के फिर बताना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया। देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने पुलिस को जिस तरह से छूट दे दी, और पुलिस का जो रवैया है, ख़ासतौर पर यूपी की पुलिस का और पीएसी का, तो उसमें 3000 लोगों के खिलाफ, अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर हैं। जी जी। अब उनमें से वो जिसको चाहे पकड़ लें, जब चाहें जिसको पकड़ लें, आपको पकड़ लें, ये भी था, ये भी था, ये भी था। अननोन में यही गुंजाइश रखते हैं, वो जानबूझ करके अननोन लिखते हैं। तो जिन लोगों को पकड़ा गया था 100 से ज़्यादा, और इनमें वो लोग भी थे जो मरने वालों के रिश्तेदार थे, जी जी जी, उनको भी पकड़ लिया गया था। तो उनमें से 19 लोगों को अदालत ने छोड़ दिया है ज़मानत पर। क्यों कि अदालत में प्राइमा फेशाई भी, यानी वादियुन नज़र में, यानी कि शुरुआती उसमें भी, स्टेज ऑब्जर्वेशन में भी पुलिस ऐसा अपने केस को मजबूत तरीके से पेश नहीं कर पाई, और कहीं कहीं तो जजों ने पुलिस को झाड़ भी लगाई है कि तुम इतने कमज़ोर बुनियादों पे पकड़ते हो। और मुझे बहुत खुशी है, मुजफ्फरनगर की कोर्ट्स ने, डिफरेंट कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का हवाला दिया है। कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रूल फ्रेम कर दिए हैं कि हर आदमी की जो है ना वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इसका ख्याल रखना है। लिहाजा जब आप कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं कि ये राइट में था, तो फिर ज़मानत ही दी जाएगी। बहुत से केसेस में पुलिस ने खुद ज़मानत दी, यानी थाने ही से पुलिस खुद मजबूर हो गई, चूँकि उसको पता है कि कोर्ट के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, डांट खानी पड़ेगी। तो देखिए, हमें अदालतों पर भरोसा है, इसीलिए तो है कि हर जगह अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग भी बैठे हैं। तो यहाँ मैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक बात बता के फिर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूँगा। योगी आदित्यनाथ ने अभी फिर एक प्रोग्राम करके ये कहा है कि जो आज़ादी के नारे लगाएगा उसको देशद्रोही माना जाएगा, यानी उसके खिलाफ देशद्रोही के उसमें मामला दर्ज होगा, सेडिशन में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी नारे लग रहे हैं और जो जेएनयू से आज तक लग रहे हैं, वो जब कहते हैं कि आज़ादी कहाँ से चाहिए, झूठ से, मकर से, फरेब से, गुंडागर्दी से, और पुलिस की ज़्यादती से, और मनुवाद से, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जितने काम हैं उनसे आज़ादी चाहिए। जी। देश से नहीं चाहिए। देश से कौन होगा जो देश से आज़ादी चाहेगा? हाँ, या वो कोई अलग कोई चीज़ मांग रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे। तो एक तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान है कि यूपी में जो भी प्रोटेस्ट करेगा, यानी प्रोटेस्ट करने में भी उन्होंने वही समझेंगे, तो उसको देशद्रोही माना जाएगा। इसीलिए यूपी में बहुत से लोग बेचारे डर गए हैं, उनकी कमर तोड़ दी गई है, मगर उसके बावजूद प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे हैं। खुद लखनऊ में जो कैपिटल है, वहाँ माएँ बहनें बैठ गई हैं, और जो एक बहुत मशहूर कवि हैं मुनव्वर राना, उनकी बेटियों पर केस कर दिया गया है। तो खैर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक बहुत ही देखिए शर्मनाक बात है। मैं तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा कि आप इतने बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती। आप कह रहे हैं कि अब वो लोग अपनी महिलाओं को चौराहों पर बिठा रहे हैं और खुद रज़ाइयों में छुप गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब आपकी। तो गौर करिएगा कि क्या आपने वाकई ये सही बात कही है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी सज़ा देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। जी। तो मैं ये बात कह के, यूपी में जो हो रहा है पूरी दुनिया के सामने है, यहाँ तक के गैर मुल्कों में भी इस पर बहस हो रही है। मैं वापस आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास कि हुजूर, ये इशू ऐसा है, आपने सही कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त जो है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये इशू ऐसा है कि जो हर इंसान के जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही,
लेकिन आपके फौरी तौर पर स्टे न देने से या सिर्फ ये ऑर्डर में ये न लिखवाने से कि भाई जब तक हम इसका कोई फैसला ना कर दें आप कोई कार्रवाई ना करें, उससे इन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और न सिर्फ ये कि ये वो वाली कार्रवाई कर रहे हैं NPR, NRC, CAA, बल्कि जो बेकसूर लोग हैं उन्हें अपने घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। जो प्रोटेस्ट के नाम पे बाहर आ जाता है तिरंगा लिए हुए और कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए, उसको ये देशद्रोही बनाकर उसको बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, चूँकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रोटेक्शन करना है, आपको देश के जो आपने इसी कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ ली है, इसी पर शपथ ली है और यही काम है आपका यही काम है। आपको जो सुप्रीम कोर्ट में अपना सर का ताज और इतना बड़ा बनाकर हमने बिठाया है, वो इसीलिए बिठाया है कि आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें, गवर्नमेंट के एक्सेस को रोकें, बेकसूर लोगों पे जुल्म ना होने दें, लेकिन वही हो रहा है। तो आपने जो स्टे दिया है, 4 हफ्तों का वक्त दे दिया है और स्टे नहीं दिया है, और ज़बानी तौर पर ही बस आपने ये कहा है कि कोई ऐसा एक्शन नहीं जो रिवर्सिबल ना हो, उससे इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। उसके बाद ये लोग जुल्म और ज़्यादती पर उतर आए हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम जिन लोगों ने आपके यहाँ पटिशन डाल रखी हैं यूपी की जुल्म और ज़्यादती पर, उसको एक्सपेडाइट कीजिए और हुकूमत को कम से कम सेंसिटाइज कीजिए कि वो जुल्म और ज़्यादती ना करे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। आपने जो ताज़ा सूरत हाल है कानूनी सतह पर भी और हुकूमत की सतह पर भी, उन सब चीज़ों को आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सादा तरीक़े से आम लोगों के समझाने के लिए कहा। ये बहुत ही अहम बात है कि हमें अदालतों पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और मुल्क की बेहतरी यहीं से कहीं से निकलेगी जहां पूरा देश आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं समझता हूं जुडिशरी भी उसमें कोई ऐसा ही इंसाफ करेगी कि तमाम शहरियों को, तमाम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो और वो अपने मुल्क से उसी तरह से मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें ताकि ये मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, दुनिया में बदनाम ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।